हेलो बच्चों, क्लास 12th पूरक पाठ्य पुस्तक वितान में आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है सिल्वर वेडिंग, जिसे मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखा है। मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित सिल्वर वेडिंग कहानी में प्रमुख पात्र यशोधर पंत की शादी की 25वीं सालगिरह के दिन का वर्णन है, जिसमें यशोधर बाबू अपने जीवन के आदर्श और भारतीय संस्कृति के प्रेरक किशनदा के साथ बिताए जीवन के अतीत में खो जाते हैं। पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने वाले आधुनिकता की ओर बढ़ते परिवार के बीच यशोधर के विचारों का सामंजस्य न बिठा पाना समाज के पीढ़ी अंतराल को प्रमाणित करता है। पाठ का सारांश इस प्रकार है। भारतीय संस्कृति से सराबोर संस्कारी सिद्धांतवादी यशोधर बाबू सरकारी दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर हैं। कार्यालय में निर्धारित समय तक सेवा देने के बाद यशोधर बाबू अपने आदर्श श्री कृष्णानंद पांडे की परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने सहकर्मियों से हल्का फुल्का हास परिहास करते हैं। चूनेदानी नुमा कलाई घड़ी में 5:30 बजते यशोधर बाबू जब फाइल ट्रे में डाल कर जाने लगते हैं, तब असिस्टेंट ग्रेड में आए चड्ढा जी द्वारा उनकी कलाई घड़ी पर की गई धृष्टता को अनदेखा करते हैं। तभी बातों ही बातों में वह दिन उनकी शादी की 25वीं सालगिरह होने का पता चलता है और वे अपने अधीनस्थों को पार्टी के रूप में 10 का नोट निकालकर चपरासी को देते हुए चाय पिलाने को कहते हैं। असिस्टेंट ग्रेड के चड्ढा जी की आधुनिक पोशाक, चौड़ी मोहरे वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर तो लगते ही थे, किंतु चड्ढा जी द्वारा सिल्वर वेडिंग की पार्टी देना भी उनको पाश्चात्य सभ्यता की वजह से समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। यशोधर बाबू दफ्तर से निकलकर पहले बिरला मंदिर जाते थे, जहां वे स्वयं ध्यान लगाते और प्रवचन सुनते हैं। वहां से पहाड़गंज निकल जाते, जहां वे साग सब्जी खरीदते लोगों से मिलते जुलते हुए घर की ओर प्रस्थान करते हैं। पहले वे दफ्तर साइकिल से जाया करते थे, किंतु साइकिल पर जाना उनके परिवार को अखरता था और स्कूटर लेने की हैसियत ना होने के कारण अब वे पैदल ही आते जाते थे। दफ्तर से घर पहुंचते तक उनको रात के 8 बज जाते थे। अपनी दिनचर्या के अनुसार एक दिन जब वे बिरला मंदिर जा रहे थे, तब उनकी निगाह उस अहाते पर पड़ी जहां वे किशनदा रहा करते थे, जहां वो किशनदा के साथ रहा करते थे। अब वहां बहुमंजिली इमारत बन गई है। यशोधर बाबू को पुरानी चीजें और पुराने लोग, उनकी स्मृति भुलाना अच्छा नहीं लगता था। अतः उन्होंने उनके पद के अनुरूप मिलने वाले बड़े घर के ऑफर को ठुकराकर अपने गोल मार्केट के पुराने सरकारी घर में ही रहना पसंद किया। पिछले कुछ वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों के साथ छोटी बड़ी बातों में मतभेद होने लगा था। तब वे किशनदा को याद करते हुए सोचते हैं कि वे किशनदा की ही तरह अगर शादी ना करते तो अच्छा होता, अपना जीवन समाज को समर्पित कर देते। किंतु तभी स्मरण हो आता है कि सेवानिवृत्त होने के बाद किशनदा का बुढ़ापा अच्छा नहीं बीता। उन्हें उनके किसी साथी ने शरण नहीं दी, उन्हें गांव जाकर रहना पड़ा। परिवार के अभाव में उनकी देखभाल अच्छी तरह से ना हो सकी और उनकी मृत्यु हो गई। यशोधर बाबू याद करते हैं कि नौकरी की तलाश में गांव से शहर आए यशोधर को किशनदा ने अपने ही घर रसोइया की नौकरी पर रखकर बाद में अपने ही दफ्तर में नौकरी दिलवाकर अपने मानस पुत्र की मदद की थी। प्रतिदिन प्रातः भ्रमण पर निकलते ही किशनदा मानस पुत्र यशोधर बाबू को भी अपने साथ ले जाते थे। किशनदा यशोधर बाबू को प्यार से भाऊ कहते थे। कुर्ता पजामा के ऊपर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहनकर, सिर पर विलायती टोपी लगाकर, पाँव में देशी खड़ाऊ पहनकर, छड़ी हाथों में लेकर किशनदा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज का मंत्र यशोधर बाबू को देते और सुबह सुबह भ्रमण के लिए
जगाने आते थे। इन सब कारणों से यशोधर बाबू एक निष्ठावान शिष्य की भूमिका तब तक निभाते रहे जब तक किशनदा दिल्ली में रहे। यशोधर बाबू अपने बच्चों और पत्नी से भले ही नाराज हों, किंतु किशनदा के लिए उनके घर आयोजित होली, जनेऊ बदलने, रामलीला की तैयारी आदि अवसरों में पूरा साथ निभाते थे। किशनदा का बुढ़ापा सुखांत न होने का दुख यशोधर बाबू को हमेशा रहता था। यशोधर बाबू के परिवार में बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन कंपनी में नौकरी में लग गया था। आरंभ से ही 1,500 रुपए प्रतिमाह वेतन की वह नौकरी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी। दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था। उसका एलाइड सर्विसेज में ना जाना उनको भी अच्छा नहीं लगता था। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया और एकमात्र बेटी विवाह के उपरांत विवाह के प्रस्ताव अस्वीकार कर डॉक्टरी की शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी देती थी। यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की से खुश तो थे, किंतु आधुनिक विचारों के बच्चों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे। यशोधर बाबू की पत्नी संस्कारों से आधुनिक ना होकर भी बच्चों की वजह से मॉडर्न हो गई थीं। अतः यशोधर बाबू उन्हें सनायल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुहासे, लोग करे तमाशे कहकर मजाक उड़ाते थे। यशोधर बाबू कभी कभी मन में स्वीकार करते कि उनकी बीवी बच्चे उनसे अधिक सुलझे हुए हैं। DDA फ्लैट के लिए पैसा जमा ना करके उन्होंने भूल की है, किंतु समहाउ इम्प्रॉपर यशोधर बाबू को किशनदा की बातें ही सही लगती थीं। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर। उस दिन मंदिर के प्रवचन सुनने में उनका मन नहीं लगा। हालांकि उम्र ढलने के साथ वे मंदिर जाना, संध्या पूजा और धार्मिक किताबें पढ़ना आरंभ कर दिए थे। प्रवचन में जनार्दन शब्द सुनते ही उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी का स्मरण हो आता है, जो बीमार हैं। यशोधर बाबू अपनी बहन की आर्थिक मदद करना चाहते थे, बच्चों से भी ऐसी मदद की उम्मीद रखते थे, किंतु कमाऊ बेटे ने इनकार कर दिया। यशोधर बाबू की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं देखा। विधवा बुआ ने यशोधर बाबू का पालन पोषण किया। मैट्रिक पढ़कर जब नौकरी की तलाश में दिल्ली आए, तब से ही किशनदा के पदचिन्हों पर चलने लगे। यशोधर बाबू चाहते थे कि उनके बच्चे उनका आदर करें और हर बात में उनसे सलाह लें, किंतु आधुनिक विचारधारा के बच्चों को नागवार लगा, क्योंकि जो बात यशोधर बाबू नहीं जानते वह उनसे क्यों पूछे। उनका बेटा अपना वेतन यशोधर बाबू के हाथ में नहीं रखता, यह उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगा। बेटा अपने वेतन से घर को भौतिक सुख सुविधा जैसे कि टीवी, फ्रिज की चीजों से संवारने लगा। अब वह न केवल सामानों पर बल्कि उस क्वार्टर पर भी अपना हक जताने लगा। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू टूटी फूटी सड़कों से होते हुए अपने घर के निकट पहुंचते ही अचंभित हो जाते। वाईडी पंत की तख्ती लगी होने के बावजूद उन्हें लगता वे किसी गलत घर में पहुंच गए हैं। क्वार्टर के बाहर कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर खड़ी थी। कुछ लोगों को विदा करते हुए उनकी पत्नी और बेटी बरामदे में खड़े थे। पत्नी के होठों की लाली, खिजाब तथा बेटी की पतलून और सैडो वाली ड्रेस समहाउ इम्प्रॉपर लगी। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू ने किसी तरह क्वार्टर में कदम रखने का साहस किया। अंदर पार्टी चल रही थी। उनके बच्चों के मित्र रिश्तेदार जमा हुए थे। तभी बड़े बेटे ने झड़क कर कहा, बब्बा आप तो हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंसते हुए कहा, आप लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर बाबू के भांजे ने कहा, जब से आपका बेटा 1,500 रुपया महीना कमाने लगा तब से। पुत्र भूषण ने अपने मित्रों एवं सहयोगियों से परिचय कराना शुरू किया।
उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते और वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण्स फादर कहकर स्वयं हाथ मिलाकर यह जताने की कोशिश करते कि वे भले ही संस्कारी ब्राह्मण हैं और विलायती रीति रिवाजों से भी भली भांति परिचित हैं। बच्चों ने केक काटने का जब आग्रह किया तब यशोधर बाबू केक के सामने खड़े होकर कहने लगे, सम हाउ इम्प्रॉपर, आई डोंट लाइक दिस। किसी तरह केक तो काट दिया किंतु केक खाने से इनकार करते हुए कहा, मैं केक नहीं खाता क्योंकि इसमें अंडा है। भूषण के मित्र ने जब उन्हें लड्डू खिलाने का प्रयास किया तो वे राजी नहीं हुए और उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक संध्या नहीं की है। शाम की 15 मिनट की पूजा को उन्होंने लगभग 25 मिनट तक खींचा ताकि मेहमान चले जाएं। आज ध्यान लगाने पर उन्हें किशनदा दिखाई पड़े। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे, जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए? किशनदा कह रहे थे, भाऊ सभी लोग इसी जो हुआ होगा से ही मरते हैं। मेहमानों के जाने की बात सुनकर वे लाल गमछे में ही बैठक में चले आए। यह बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। ये कौन भूले जा रहा है? बच्चों ने कहा, यह आपके लिए है। भूषण सबसे बड़ा पैकेट खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। ड्रेसिंग ऊनी गाउन है। अब आप फटा प्लोवर पहनकर ना जाएं दूध लेने, अब इसे पहनकर जाया कीजिए। बेटे की यह बात उन्हें चुभ गई। ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने उनके अंदर किशनदास समा गए थे। बेटा उन्हें दूध लाने का कह रहा है, यह नहीं कह रहा है कि वह स्वयं दूध लिया करेगा। इस बात से उनकी आंखों के कोरों में नमी चमक गई। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।